नमस्कार दोस्तों, मथुरिया यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पवन सिंह चौहान फिर आज आपके साथ वापस मूल अधिकारों की चर्चा करने के लिए हाजिर हूँ। हमने आपका जो पहला मूल अधिकार है समानता का अधिकार वो पूरा कर लिया है। इसके लिए आप हमारा जो प्रीवियस वीडियो है उसके 2 पार्ट देख के और वहाँ से उसको समझ सकते हो। इसके बाद में हमारा जो उसका तीसरा आज पार्ट स्टार्ट हो रहा है। दूसरा जो अधिकार है आपका स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का जो आपका अधिकार है वो 19 से लेके 22 तक दिया हुआ है। मतलब 19, 20, 21 और 22 इन 4 अधिकारों में आपका स्वतंत्रता का अधिकार है। ये आपका दूसरा अधिकार है। अब देखो इसमें जो आपका 19 है, सबसे पहले 19 में क्या दे रखा है कि आपका अनुच्छेद 19 में है आपका 2 चीजें। इसमें आपका जो अनुच्छेद है इसको आप एक काम करो, इसको 2 भागों में पढ़ा करो ताकि जिससे आपको इसको याद रखने में आसानी हो। वो किस तरह से? एक तो है आपका इसका 19(1), दूसरा है इसका 19(2) से लेके और आपका 6 तक। तो इसके ये 2 भाग हो गए। तो पहले भाग में क्या पढ़ना है? आपका जो पहला भाग है इसमें क्या है कि आपके 6 प्रकार की स्वतंत्रता दे रखी है इसके अंदर। अर्थात आपका जो अनुच्छेद 19 है इसका जो पहला है इसके अंदर 6 प्रकार की स्वतंत्रता दे रखी है। अब वो स्वतंत्रता कौन कौन सी है? तो आपकी जो पहली स्वतंत्रता है इसके अंदर वो है भाषण और विचार अभिव्यक्ति। भाषण और आपकी विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो आपका पहला तो ये हो गया। इसके बाद में दूसरा है आपका शांतिपूर्ण सभा या सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। यह आपका दूसरा हो गया। इसके बाद में तीसरी जो इसमें स्वतंत्रता दे रखी है वह है आपकी संघ बनाने की या सहकारिता। और जो इसमें चौथी है वो है भ्रमण करने की, घूमने की या विचरण करने की। और इसकी जो 5वीं स्वतंत्रता है वो है भारत में कहीं भी बसने की, निवास करने की और रहने की। और अंतिम जो है इसकी छठी में दे रखा आपका व्यवसाय, वृत्ति या फिर रोजगार करने की स्वतंत्रता। तो वर्तमान में आपको इसमें ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता दे रखी है। अब देखो इसमें सवाल कैसे बनता है? सवाल बनता है कि बताइए कि निम्न में से कौन सी अनुच्छेद 19 के फर्स्ट में शामिल है या नहीं है। इस तरह से सवाल पूछते हैं। या कभी कभी परीक्षा में इसका जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस की दृष्टि से भी सवाल पूछते हैं। इसके अलावा आपका जो मूल संविधान था, मूल संविधान कौन सा? जो आपका 26 जनवरी 1950 को जो लागू हुआ था। तो 26 जनवरी 1950 को जिस दिन ये लागू हुआ था उस दिन यहां पे इसमें कितनी प्रकार की स्वतंत्रता दे रखी थी? तो उस समय यहां पे आपके 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं दे रखी थी। मतलब मूल संविधान में 7 प्रकार की थी और आज कितनी है? आज रह गई आपके पास में 6। इसका मतलब क्या है? सीधा सीधा मतलब है भाई यहां पर है जो आपके एक कम हो गई। अब वो एक कम कौन सी हुई? वो हुई आपकी संपत्ति वाली। और इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि आपका जो संपत्ति वाला है इसके लिए संविधान संशोधन हुआ था। और वह संविधान संशोधन था आपका 44वां था। और ये कब हुआ था? 1978 के अंदर। और कौन से अनुच्छेद में हटाया इसको? एक तो आपके यहाँ पे 19(6) में था, इसके अलावा आपका 31 में था। अब प्रेजेंट टाइम इसे क्या बना दिया है? इसे केवल एक कानून अधिकार बना दिया गया है। और किसमें शामिल है? आपके अनुच्छेद 300(क) में इसको डाल दिया गया वहां पर। तो ये तो हो गया आपके 6 प्रकार की स्वतंत्रता। अब देखो 19 के अंदर आपका जो फर्स्ट है इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता दे रखी है। यह भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। लेकिन ऐसी परिस्थितियां भी होती है जब इन स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध लगाया जाता है। ये आपके लिए बिल्कुल निलंबित की जाती है। वो उसकी कंडीशन दे रखी है आपकी अनुच्छेद इसमें 19 के 2 से लेके 6 तक। तो इसके 2 पार्ट हो गए, पहला पार्ट और ये आपका दूसरा पार्ट।
तो हम इसको दो प्रकार से ऐसे पढ़ेंगे तो हमें आसानी रहेगी इसको याद करने में। देखते हैं कि आपकी जो पहली स्वतंत्रता है भाषण और विचार अभिव्यक्ति वाली, वो क्या है। तो जरा इसको देखिए, भाषण और विचार अभिव्यक्ति। भाषण और विचार, भाषण का मतलब क्या होता है भाई, बोलने की स्वतंत्रता, सीधे सीधे क्या है, बोलने की स्वतंत्रता। और विचार अभिव्यक्ति, विचार क्या होता है भाई, विचार कैसे भी हो सकता है, आदमी का अभिव्यक्त करने का तरीका कैसा भी हो सकता है उसका। जैसे हम ये कहे कि फिल्म है, फिल्म में भी तो आदमी के विचार हो सकते हैं, कोई कार्टून हो उसमें भी हो सकते हैं, कोई संगीत हो, कोई डांस हो, या फिर अखबार, ये सब क्या है, विचार अभिव्यक्ति के साधन हो गए सारे के सारे। अब विचार अभिव्यक्ति का प्रेजेंट टाइम है, इसमें बहुत सारा बदलाव आया है। जैसे अगर हम देखें कि आपकी जो विचार अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, तो देखो मैं ये कहूं कि आपने सुना होगा राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार। अब आप बोलोगे कि ये बीच में सूचना का अधिकार यहां पे कहां से आ गया, तो थोड़ा इसका एक बार हम थोड़ा बैक में जाएंगे और इसको देखेंगे कि सूचना अधिकार आया कैसे। देखिए, सूचना का अधिकार ये आपका 12 अक्टूबर 2005 को भारत में लागू हुआ। सूचना का जो अधिकार था आपका 12 अक्टूबर 2005 को भारत में लागू हुआ। लेकिन आप एक चीज पे गौर करना, यह भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में डायरेक्ट रूप से लिखा हुआ नहीं है। कौन सा? सूचना का अधिकार। लेकिन फिर भी आपका जो सर्वोच्च न्यायालय है, आपका जो सर्वोच्च न्यायालय है, इसने कई बार यह बताया है कि ये सूचना का अधिकार है, यह बिल्कुल आपका 19 में शामिल है। 19 में कैसे शामिल है? जैसे बताऊं आपके लिए, एक बहुत बड़ा वाद आया था आपका भारत में, एसपी गुप्ता वर्सेज भारत संघ। तो इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने आपको क्या निर्णय दिया? इसमें यह दिया कि भाई आपका जो विचार अभिव्यक्ति का जो है ये मामला, इसके अंदर भी आपका ये सूचना का अधिकार शामिल है। और किस में? ये 19 में है। बोला वो कैसे? तो देखिए, विचार अभिव्यक्ति, जैसे मुझसे अभी कोई पूछे कि बताइए आपके जो प्रधानमंत्री मोदी साहब है या राजस्थान में मुख्यमंत्री अपने गहलोत साहब है, तो उनकी जो कार्यशैली है उसके बारे में बताइए। अब जब तक मुझे उनके बारे में पता ही नहीं कि उनको कौन से प्रोग्राम चल रहे हैं, गरीबों के लिए कौन से है, छात्रों के लिए कौन से है, दिव्यांगों के लिए कौन से है, या फिर आपके फौजियों के लिए कौन से है, बेरोजगारों के लिए कौन से है, तो जब तक मेरे पास में वो सूचनाएं नहीं आएगी तो मैं अपने विचार कहां से कैसे अभिव्यक्त करूंगा? तो पहले मुझे उसके बारे में सूचनाएं लेनी होगी। तो सूचना लेना, तो सीधा इसका अर्थ क्या हो गया भाई, जब तक आपके पास में सूचनाएं नहीं होगी तो फिर आप उसको अभिव्यक्त कहां से करोगे? तो सुप्रीम कोर्ट ने आपका जो एसपी गुप्ता जो वाद आया था उसमें यह कहा कि बिल्कुल आपका जो सूचना का जो है राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, यह आपका किस में शामिल है? आपका 19 में शामिल है। इसके अलावा एक दूसरा मामला और देखिए, आपने सुना होगा भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति है, उनका नाम है नवीन जिंदल। ये भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति है। और जब आपके यहां पे मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, तो उस समय उसके कार्यकाल में ये क्या थे, यहां पे मंत्री भी रहे थे और प्रसिद्ध आपके यहां पे उद्योगपति भी है। तो आप एक चीज देखिए, उद्योगपति है तो आपने देखा होगा कि इनकी जो फैक्ट्रियां थी, इनका जो रेजिडेंस था, ऑफिस था, तो इन्होंने क्या किया, वहां पर अपना जो तिरंगा है, जो राष्ट्रीय ध्वज है, वो लगा रखा था वहां पर। मैं ये बात कर रहा हूं आज से कम भी 15 से 18 साल पहले की, आज की नहीं है, 15 से 18 साल पहले की है। तो इन्होंने क्या कर दिया, अपने वहां पे अपना तिरंगा लहरा दिया। और इनके ऊपर एक मुकदमा होना था ही, क्योंकि सरकारी बिल्डिंग के अलावा उसको हम और कहीं लगा ही नहीं सकते, पहरा नहीं सकते। लेकिन जिंदल साहब ने क्या किया, अपनी फैक्ट्रियों पे, रेजिडेंस पे, ऑफिस, सब जगह लगा दिया इनको। तो इनके ऊपर क्या हो गया, एक मुकदमा दर्ज हो गया। लेकिन जब ये मामला न्यायालय में गया तो वो न्यायालय में अपनी वो नवीन जिंदल वर्सेज भारत संघ के नाम से ये वाद आया। और इसमें आपके न्यायालय ने क्या फैसला दिया कि भाई आप अपने घर पे
या अपने ऑफिस में या कहीं भी तिरंगा लगाते हो सम्मान के साथ, तो ये तिरंगा जो फहराने की है, ये भी क्या है कि आपकी विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। मतलब आप अपने निजी चीजों के ऊपर भी तिरंगा झंडा लगा सकते हो, आप उसको इसके लिए रोक नहीं सकते। और आपने देखा होगा तभी से क्या कहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर हर आदमी को अपने घर पे, ऑफिस पे, कहीं भी ससम्मान तिरंगा फहराने की स्वतंत्रता है। तो ये भी किसमें शामिल हो गया, ये भी आपकी विचार अभिव्यक्ति की। और जैसा हमें पता है विचार अभिव्यक्ति कहां आपका 19 के अंदर है। अब इसके बाद में हम देखते हैं दूसरा जो आपका है, इसमें क्या है कि सभा या सम्मेलन। इसका तात्पर्य है कि हम कहीं भी शांतिपूर्वक बिना हथियारों के कोई भी सभा या सम्मेलन कर सकते हैं। तीसरा है आपका संघ या समुदाय बनाने की। हम अपने हितों की वृद्धि के लिए क्या कर सकते हैं, संघ बना सकते हैं। और 97वां संविधान संशोधन 2012 के तहत इसमें क्या जोड़ दिया गया, इसमें सहकारिता भी जोड़ दिया गया। इसके अलावा इसमें भ्रमण की, घूमने की या विचरण की स्वतंत्रता। हम भारत के अंदर कहीं पे भी आराम से घूम सकते हैं, इसके लिए हमें कोई मनाही नहीं करेगा। इसके बाद में आपका 5वां बसने की, निवास की या कहीं भी रहने की स्वतंत्रता। मतलब हम भारत के अंदर कहीं भी वहां पर रह सकते हैं। अभी लास्ट ईयर से पहले यहाँ पे हम अफवाह लिखते थे जम्मू कश्मीर, पहले इसका जम्मू कश्मीर अफवाह था दोस्तों, पता होगा आप लोगों को। लेकिन अब क्या कर दिया, जम्मू कश्मीर को, राज्य को क्या कर दिया, उसको 2 भागों में बांट दिया और क्या कर दिया, उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। और उसकी जो विशेष सुविधाएं थी अनुच्छेद 370 की, वो सारी हटा दी गई। तो अब इसका क्या हो गया, यहाँ जम्मू कश्मीर तो आएगा नहीं, तो बिना जम्मू कश्मीर की हो गया ये। इसका मतलब है कि भारत के अंदर हम कहीं पे भी बस सकते हैं, वहां पे रह सकते हैं। और अंतिम और जो 6वीं आपकी स्वतंत्रता है, उसमें क्या है कि आप अपनी इच्छा अनुसार कोई सा भी रोजगार अपना सकते हो। इसके लिए आपको कोई प्रतिबंध नहीं करेगा कि आप ये रोजगार क्यों कर रहे हो, नहीं तो उस पर राज्य दखलंदाजी करेगा, नहीं कोई व्यक्ति विशेष। बस उससे किसी को, दूसरे को परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, जैसा भी मैंने आपको कहा था कि इसका जो दूसरा पार्ट है उसमें क्या है, इसमें क्या है कि आपकी जो 6 प्रकार की जो स्वतंत्रताएं दे रखी है, इन पे प्रतिबंध लगाया गया है। वो प्रतिबंध कैसे लगाया गया है कि अगर इन स्वतंत्रताओं से हमारे भारत देश की राष्ट्रीय एकता और अखंडता को नुकसान होता है, हमारे न्यायालय की अवमानना होती है, यहाँ पे कानून व्यवस्था भंग होती है, या किसी विदेशी रिश्तों में उससे परेशानी आती है, तो ऐसे समय इन पे बिल्कुल प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यह है आपका अनुच्छेद जो आपका 19(2) से लेके और 6 तक इसका डिटेल दिया गया है। इसके बाद में हमारा जो दूसरा है इसमें स्वतंत्रता, वो है अपराध दोष सिद्ध के संबंध में। ये आपका दे रखा है अनुच्छेद 20 में। तो देखिए इसमें क्या है कि आपके 3 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। वो कौन कौन सी है उनको देखेंगे हम। तो आपका जो पहले है अनुच्छेद 20 का जो पहला है, धारा 1 है, इसमें क्या दे रखा है, भूत लक्षी विधि। और इसका जो दूसरा है अनुच्छेद 20 का जो दूसरा है, इसमें दे रखा है दोहरे दंड का निषेध। और तीसरा है इसमें स्वयं के विरुद्ध गवाही देने पर प्रतिबंध। ये हो गया आपका अनुच्छेद 20 का 3। तो देखिए सबसे पहले आपका भूतलक्षी विधि। यहां भूतलक्षी विधि का मतलब क्या है, देखो जैसे मैं बात करूं, आज आपकी यहां पे डेट है 18 जून 2020। 18 जून 2020 यहां पे हमारे जैसे मान लीजिए, कल्पना कीजिए कानून है कि भाई चोरी करने पे कि जो चोरी करेगा आदमी उसको पनिशमेंट मिलेगा 1 साल की जेल। ये आज का कानून है कि अगर कोई आदमी चोरी करता है तो उसको 1 साल की सजा मिलेगी, 1 साल की उसको जेल होगी। ये कानून है आपका 18 जून 2020 का, ठीक है। अब मान लीजिए इसके बाद में नेक्स्ट ईयर 18 जून 2021 को एक नया कानून बन गया।
कि अब कोई चोरी करेगा उसको क्या होगा, उसको 5 वर्ष की कैद होगी। यहां पे तो क्या था 1 वर्ष, मतलब यहां पे बढ़ा दिया 4 वर्ष और। अब देखिए यहां पे किसी आदमी ने चोरी की, लेकिन आपको पता है कि न्यायिक प्रक्रिया में अपने यहां पे टाइम लगता है, टाइम लगता है। किसी ने चोरी की 18 जून 2020 को, लेकिन जब न्यायालय में अपना फैसला वो आएगा तो उस दिन जैसे मान लीजिए 1 साल लग गई या 1.5 साल लग गई, 2 साल लग गई, तो नया कानून आ गया, तो क्या होगा, उस व्यक्ति को पुराने कानून के हिसाब से पनिशमेंट मिलेगा या नए के हिसाब से मिलेगा। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि उसको भूत लक्षी विधि, जिस समय उसने जो अपराध किया था और उस समय जो कानून प्रचलित अपराध के लिए, उसको उसी हिसाब से सजा मिलेगी, न कि नए कानून के हिसाब से। तो यहां पे महत्वपूर्ण बात यही है कि अपराध के समय किया गया, अपराध के समय जो कानून प्रचलित था उसी के हिसाब से दंड मिलेगा, न कि नवीन विधि के अनुसार। इसके बाद में आपका अनुच्छेद 20 का जो 2 है उसमें है दोहरे दंड का निषेध। तो इसमें क्या है कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जाएगी। दोस्तों एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको इसका, बहुत ही बढ़िया। आपको पता है कि हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उनकी हत्या हो गई थी और हत्यारे बाद में पकड़े गए तो क्या हुआ कि ट्रायल कोर्ट ने उनको फांसी की सजा दे दी। अब ट्रायल कोर्ट ने उनको फांसी की सजा दे दी तो उन्होंने क्या किया, मद्रास उच्च न्यायालय में याचिका दर्ज की, वहां पर याचिका लगाई। तो मद्रास उच्च न्यायालय ने क्या कहा, बिल्कुल उनको फांसी लगनी चाहिए। इसके बाद में मामला कहां पे गया, आपका सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या कहा कि बिल्कुल इनको फांसी लगनी चाहिए। अब आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि भैया फांसी लगनी चाहिए, तो अपने अंतिम रूप से कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। आपको पढ़ाएंगे हम आगे, अनुच्छेद 72 में क्या कि राष्ट्रपति को यहां पे क्षमादान की शक्ति दी गई है। तो राष्ट्रपति के पास जो दया याचिका की माफी के लिए, उन हत्यारों को जो फांसी मिली थी उसके लिए, यह मामला है 2004 का। 2004 में राष्ट्रपति के पास में उन्होंने याचिका लगाई कि हमें फांसी की सजा नहीं मिली और हमें मतलब माफ किया जाए। तो राष्ट्रपति ने क्या किया, उससे कुछ निर्णय नहीं दिया, ना तो हाँ किया ना किया। और राष्ट्रपति ने क्या किया, 2011 में आके, 2011 में राष्ट्रपति के पास में दया याचिका की 2004 में, लेकिन काफी लंबे समय बाद में 2011 क्या कहा राष्ट्रपति ने, इन्हें माफ नहीं किया जा सकता, इनको फांसी लगेगी, इनको फांसी लगेगी। बस इसी मामले को लेके इनका जो वकील था वापस कहां पे गया, मद्रास उच्च न्यायालय के अंदर, और यहां पे याचिका लगाए किसके, राष्ट्रपति के निर्णय के विरुद्ध। उसने क्या कहा, यहां पे सीधे सीधे जो मेरे जो है ये व्यक्ति है, ये जो हमारे, इनको क्या है कि दोहरा दंड मिल रहा है। तो दोहरा दंड कैसे भाई, इनको कम से कम 20 साल पहले क्या कहा था, इनको फांसी की सजा मिल गई थी इनको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फांसी की सजा के साथ साथ इन्होंने 20 साल यहां पे जेल में भी काटे। इसके अलावा राष्ट्रपति के पास में दया याचिका लगाई 2004 में, राष्ट्रपति जी आंसर दे रहे 2011 में, मानसिक रूप से प्रताड़ित हुए तो इनको 1 नहीं 2 नहीं, इनको 3 सजा हो गई। एक तो 20 साल जेल में रह लिए, मानसिक रूप से प्रताड़ित हुए, और इनको फांसी और लगेगी। सीधा सीधा किसका उल्लंघन है, बोला ये इसका उल्लंघन है। तो मद्रास उच्च न्यायालय। इसके बाद में हमारा जो 20 का तीसरा है, इसमें क्या है कि स्वयं के विरुद्ध गवाही देने पर प्रतिबंध। इसका तात्पर्य है कि पुलिस किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार करती है, तो गिरफ्तार करने के बाद उसके खिलाफ, जैसे आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारी मनोवैज्ञानिक पद्धति आ गई झूठ को पकड़ने के लिए, तो जैसे लाई डिटेक्टर है, ब्रेन मैपिंग है, तो ये चीजें उस पर लागू नहीं होगी। ये चीजें केवल जो आदतन हार्डकोर अपराधी है या कोई आतंकवादी है, ये सब उन पे लागू होगी, सामान्य लोगों पे लागू नहीं होगी। तो ये आपका कौन करता है, 20 का तीसरा, ये स्वतंत्रता हमारे यहां पर है। तो दोस्तों आपने देखा, आज हमने आपको पढ़ाया अनुच्छेद 19 और 20। इसके बाद में आपका बचता है 21 और 22, जिसके लिए आपको हमारा नेक्स्ट वीडियो जो आएगा 2 दिन बाद में, वो देखना है। इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, हमसे जुड़े रहना है,
हमारे वीडियो आपको कंटिन्यू देखने हैं, उनको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। थैंक यू।